देखते हैं बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लद्दाख के तुरतक सेक्टर में सेना का ट्रक श्योक नदी में गिर गया। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान घायल हुए हैं। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 सैनिकों की टुकड़ी परतापुर से लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। हादसा सुबह करीब 9 बजे थोइसे से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ। यहां सेना का वाहन अनियंत्रित होकर श्योक नदी में जा गिरा। घायल जवानों का इलाज जारी है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गई है। एनडीपीसी कोर्ट में एनसीबी ने आज चार्जशीट दायर की, जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। इस केस में जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपने वर्डिक्ट में बताया है कि आर्यन के खिलाफ इस मामले में सबूतों की कमी के चलते उनका नाम इस चार्जशीट में नहीं दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार अपने कामों का ढिंडोरा नहीं पीटती। सीएम योगी ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और इसलिए उसने हमें जनादेश दिया है, लेकिन विपक्ष ईवीएम के सहारे इस जनादेश का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी। राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों को घर भेजकर कुत्ता घुमाना आईएएस दंपत्ति को भारी पड़ गया है। गृह मंत्रालय ने आईएएस संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा का एक साथ ट्रांसफर कर दिया है। खिरवार को लद्दाख भेज दिया गया है, जबकि डुग्गा की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस मामले में मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर की गई नई याचिका में दावा किया गया है कि साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दबी हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को तोड़कर मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दिया था, इसलिए मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर मूर्तियों को बाहर निकाला जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुकी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में दोपहर में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को देखते हुए दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। लोगों को बारी बारी से मस्जिद में प्रवेश दिया गया। इस दौरान 50-50 मीटर के दायरे में पहली बार मीडिया के आने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर करीब 14 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब भी मांगा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने हैली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद चौटाला को कस्टडी में ले लिया गया। इस कमजोर बाजार में आईटीसी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। छोटे बड़े सभी निवेशक इसे खरीदने में लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज ने मार्च तिमाही में अतिरिक्त 2% हिस्सा खरीदा है। अब कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 12% हो गई है। मार्च तिमाही में एफपीआईज ने आईटीसी में करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। दिलचस्प बात यह है कि मार्च तिमाही में एफआईआईज की बाजार में 1,30,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई। इसका मतलब यह कि भले ही कई शेयरों में उनका भरोसा घटा हो, मगर आईटीसी पर उनका भरोसा बढ़ा है। मुंबई में बीएमसी ने शहर के भूस्खलन संभावित इलाके में रहने वालों के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। नगर निकाय ने अपनी चेतावनी में ढलान इलाकों में रहने वालों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर आने को कहा है। बीएमसी ने अपने नोटिस में कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कोई दुर्घटना या जान माल का नुकसान होने पर वो जिम्मेदार नहीं होगी। और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की।
भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए देश में पहली बार ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव में 1600 से ज्यादा कंपनियां, स्टार्टअप समेत अन्य कई प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। ये ड्रोन महोत्सव 27 मई यानी आज से कल तक चलेगा। ड्रोन महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान टेक्नोलॉजी की महत्ता के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग की प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि हर हाथ में ड्रोन, हर खेत में ड्रोन और हर घर में समृद्धि मेरा सपना है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की, नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। ड्रोन महोत्सव में आज जिसने सबकी नजरें अपनी ओर खींची उसमें शामिल थी ड्रोन टैक्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ड्रोन टैक्सी अनवील की। ये टैक्सी आपको न सिर्फ सड़क पर लगने वाले जाम से निजात दिलाएगी, बल्कि ये 1.5 घंटे के सफर को सिर्फ 15 मिनट में पूरा करेगी। ड्रोन टैक्सी पर देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर लगे लंबे जाम में फंसकर आप भी सोचते होंगे कि काश हर जगह उड़कर जाया जा सकता। तो आपकी उड़कर जाने की ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है और इसमें आपकी मदद करने के लिए आ रही है ड्रोन टैक्सी। ड्रोन टैक्सी आपको न सिर्फ सड़कों पर लगे जाम से बचाएगी, बल्कि ये घंटों का सफर मिनटों में तय करने में भी मदद करेगी। 5 किलोमीटर करने में 1.5 घंटा लग जाता है एंड उस 1.5 घंटे को कवर करने के लिए 500 रुपये देंगे या सर्च प्राइस देंगे। एयर टैक्सी से आप वही टाइम रिड्यूस कर सकते हैं 1.5 घंटे से 10 या 15 मिनट में। ड्रोन टैक्सी इतनी छोटी है कि आपकी छत पर भी लैंड हो सकती है। फिलहाल ये ड्रोन टैक्सी एक ड्राइवर के साथ एक सवारी ले जा सकती है। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए ड्रोन टैक्सी 2030 तक आ सकती है। ड्रोन टैक्सी को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने नियमों में कई अहम बदलाव भी किए थे। अगस्त 2021 में सरकार ने ड्रोन संबंधी नियम बदले थे। इन नियमों के मुताबिक 500 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी दी गई, यानी कि ड्रोन टैक्सी के लिए रास्ता खोल दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन टैक्सी से सफर करने के लिए कितना किराया चुकाना पड़ सकता है, तो लीजिए जवाब सुनिए। कॉस्ट वाइज जो आप 500 रुपये दे रहे थे, आप एट द मैक्स 1.5 या 2 टाइम्स उसका देंगे। तो मैं बात कर रही हूँ 1000 रुपये। तो आप 1000 रुपये के लिए अपना टाइम रिड्यूस कर रहे हैं टू लिटरली 10 या 15 मिनट्स। ड्रोन महोत्सव में ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश हो चुका है। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है जब लोग ऑफिस जाने के लिए ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ड्रोन टैक्सी के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन ये असल में है कैसी, दिखती कैसी है, इसके फीचर्स क्या है, देखिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे की रिपोर्ट में। आपने पुष्पक विमान सुना होगा। भगवान राम का प्रसंग है कि वो पुष्पक विमान में बैठकर लंका से भारत आए थे। कुछ ही दिनों में आपके पास भी वैसी ही एक टैक्सी होगी, वैसा ही एक विमान होगा जिसको कि हम ये ड्रोन टैक्सी के रूप में साकार होता देख रहे हैं। ये है देश की पहली स्वदेशी ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप। जल्दी ही ये हकीकत बनने वाला है। अगर इसकी हम खासियत की बात करते हैं तो ये एक पैसेंजर के साथ एक पायलट को लेकर उड़ान भर सकता है और इसकी एक चार्जिंग में ये लगभग 200 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकता है। इसके अलावा जो इसका भार वहन क्षमता है ये है लगभग 200 किलो, यानी कि 2 लोग फिलहाल इसमें यात्रा कर सकते हैं और एक बार चार्ज करके ये 200 किलोमीटर की पूरी यात्रा कर सकता है। कंपेयर करते हैं अगर हम किसी भी ओला, उबर या किसी भी टैक्सी के साथ, तो उसमें हमको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है, या कहिए तो दुगना। ये जो किराया हम टैक्सी में हम 200 रुपये दे रहे थे वो 400 रुपये पेमेंट करके हम इसको ले सकते हैं। लेकिन जो फ़ायदे हैं वो इस तरह के हैं कि आपको शहर का कोई जाम पार नहीं करना है, आपको
किसी भी तरीके की दुविधा नहीं होगी। शहर के सारे ट्रैफिक आप पार करके आसानी से किसी भी एक स्थान से दूसरे समय तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ट्रैवल टाइम यानी टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है आज की तारीख में। अगर किसी भी आप जाम में फंसते हैं तो आपको सर्ज प्राइजेस भी देने पड़ते हैं टैक्सीज़ में, तो वो सब चीज़ों से आप बच सकते हैं आसानी से। और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये आपके छत पर लैंड करेगा, छत से आपको टेक ऑफ भी कर सकता है। इसके लिए बाकायदा अभी जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चालू है, अभी इसकी टेस्टिंग होगी, कॉमर्शियल टेस्टिंग होगी। इसके बाद ये जाएगा आर्मी के पास, आर्मी इसको टेस्ट करके ओके करेगी, उसके बाद DGCS को सर्टिफिकेशन देगा। और इस पूरी प्रोसेस को जितनी हमारी जानकारी है उसके अनुसार 2028 तक ये सर्टिफिकेशन से लेके सारी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी और 2029 के अंत में या फिर 2030 तक हम इसको भारतीय आकाश में हकीकत बनते देख सकते हैं। तो 2030 तक भारत को ड्रोनाचार्य बनाने का जो ये पूरा एक प्लान है, इस पर जरा और अच्छे से चर्चा करते हैं। हमारे साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन राहत कुलश्रेष्ठ हैं। राहत, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम इंडिया 360 डिग्री में। देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव इस वक्त चल रहा है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2030 तक हम ड्रोनाचार्य बनने के बिल्कुल हम मादा रखते हैं इसका। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हर एक सेक्टर में ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ड्रोन से ज्यादा सर्विस ली जाए, ज्यादा उसका पार्टिसिपेशन बढ़े। 8 साल अगर हम 2030 तक समझे, ये कीपिंग इन माइंड हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है या कितनी चुनौतियां हैं, कितना मुमकिन आपको लग रहा है, कितना आसान है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये काफी मुमकिन सपना है, क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ड्रोन इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री इन इटसेल्फ नहीं है। जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो उसके इम्पैक्ट इतना ज्यादा अक्रॉस इंडस्ट्री रहता है। आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री ने आज खुद ही बोला, जैसे एग्रीकल्चर में जिसका जितना यूज हो रहा है, माइनिंग में जितना यूज है, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, एयर टैक्सीज, डिलीवरी, तो ये एक ऐसा टूल है और एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एक अपने आप में इंडस्ट्री नहीं, लेकिन बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करने वाला है। और जहां हम 8 साल का एक स्पेक्ट्रम देखें, वो 8 साल में इतने सारे इनोवेशंस पॉसिबल हैं इस इंडस्ट्री में। और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो ड्रोन रेगुलेशन को आसान कर दिया है और प्रधानमंत्री ने इतना सपोर्ट इस इंडस्ट्री को दिया है आज अपनी स्पीच में, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि इंडिया का ड्रोन हब बनना अब बहुत ही ज्यादा मुमकिन है अगले कुछ सालों में। वी कैन बी द सेंटर ऑफ ड्रोन्स अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल, अच्छा लगा ऑप्टिमिज्म जानकर, और संकल्प तो यही है और उम्मीद यही है कि 8 साल में हम इसको पूरा भी कर पाएं। लेकिन एज इंडस्ट्री में राहत आपसे समझना चाहती हूँ, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, हम एग्रीकल्चर में या फिर हर एक सेक्टर में, डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में, तमाम सेक्टर में अगर ड्रोन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर जरूरत है और ये शायद इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता भी नहीं होगा। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना क्या अभी चुनौती है या फिर आने वाले समय में इसको आसानी से कर लिया जाएगा? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है किस प्रकार का जब हम पूरे इस ड्रोन के इस मैकेनिज्म को देखते हैं? तो देखिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 की पिलर्स हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी आता है, और अभी तक बहुत अनसर्टेनिटी थी क्योंकि पता नहीं था कि किस तरीके से अलाउड होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी जो रेगुलेशन निकली है ड्रोन रूल्स, उसमें बहुत सारा ओपन कर दिया है सबके लिए और बहुत फ्यूचर फेसिंग रेगुलेशन बनाया है अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम रेगुलेशन से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा फ्यूचर फेसिंग है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वो पॉलिसी, वो बहुत अच्छी तरीके से टैकल हो गया है। दूसरा होता है कैपिटल में अभी फिर से अनसर्टेनिटी बहुत थी क्योंकि रेगुलेशन में अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अभी जो आज के इवेंट पे, ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे, जितना बढ़ावा, जितनी अलग अलग मिनिस्ट्री से लोग आए हुए थे, जितने अलग अलग यूज केसेस डिस्कस हुए हैं, बॉर्डर पे यूज केसेस, माइनिंग में यूज केसेस, पुलिस में यूज केसेस, जितने यूज केसेस आज डिस्कस हुए हैं, इन्वेस्टर्स का एकदम से सेंटिमेंट अभी बहुत पॉजिटिव होने वाला है अगले कुछ सालों में। तो कैपिटल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टैलेंट। और टैलेंट की ऑनेस्टली हमारे देश में बिल्कुल भी कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटी की कमी रही है, टैलेंट की कमी नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली बाहर देशों में जाके काम कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जब ये पहले 2 प्रॉब्लम्स काफी अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं, टैलेंट तो सारा अभी इकट्ठा होके आज के अगर आप इवेंट पे देखें, जिस टाइप के स्टार्टअप्स वहां पर थे और जिस अलग अलग प्रकार के यूज केसेस वहां पर हाईलाइट हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा देख के कि मतलब इंडिया बिल्कुल ही रेडी है।
ये फेक ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये जेन्युइनली आज फीलिंग था वहां पर सारे स्टार्टअप्स को देख के कि मतलब ये बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है ये इंडस्ट्री। बिल्कुल राहत, ड्रोन इंडस्ट्री में जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, अभी तो हम बड़े बड़े प्लेयर्स देखते हैं जो कि मानिए अगर हम बड़े बड़े सेक्टर्स में ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, वो शायद बड़े प्लेयर्स के लिए आसान हो, लेकिन अगर इसको हमें छोटे प्लेयर्स तक भी पहुंचाना है या इंडिविजुअल जो लोग खुद से ड्रोन ऑपरेट कर पाए, ड्रोन ऑपरेटर्स की भी अगर बात करें, तो क्या ये एक डिफरेंट लेवल पर ले जाना आसान है इसको? ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी ये टेक्नोलॉजी क्या जा सकती है इतनी आसानी से? 8 साल क्या उसके लिए आपको काफी लगते हैं? और क्योंकि एक स्किल बेस्ड है, एक स्किल है, इसको समझाया जाना, इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बनाना, लोगों को समझाना, इस स्किल को बताना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पड़ाव को पूरा करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा और बिल्कुल सही बात है, काफी स्किल बेस्ड है कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अगर जैसे स्पोर्ट्स का कवरेज हो या फिल्मिंग का कवरेज हो तो उसमें कुछ लेवल ऑफ स्किल की काफी जरूरत है। लेकिन ड्रोन का ब्यूटी ये है क्योंकि वो इस पिछले कुछ सालों में ही इन्वेंट हुआ है एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ टेक्नोलॉजी। तो हमें कई साल देखने को लगा कि ड्रोन की कार्स वेंट फ्रॉम एक्चुअल ह्यूमन ड्राइविंग कार्स टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब जाके हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि वो इसी पीढ़ी में इन्वेंट हुआ है और जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंट हुआ है। तो जो मैपिंग जैसे मोस्टली यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर में यूज होता है या मैपिंग में यूज होता है, उसमें मोस्टली जो फ्लाइट्स हम यूज कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस फ्लाइट्स हैं। तो उसमें सिर्फ फ्लाइट प्लान बनाना है आपको, आप बटन दबाते हैं और ड्रोन एक्चुअली खुद जाके ऑलरेडी ऑटो फ्लाइंग मोड पे सारा काम करता है। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह खुद अपना ड्रोन उड़ाया और बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। बहुत सारे ड्रोन्स का डेमो किया गया आज, फार्मर्स ने भी ड्रोन उड़ाया आज। तो ये काफी क्लियर है कि वो जो लर्निंग कर्व है ड्रोन का वो ज्यादा लंबा नहीं है। अगर वो यूज केस एस्टैब्लिश हो जाता है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज है या डिफेंस में जैसे बहुत ज्यादा यूज है, तो वो लर्निंग कर्व ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये ड्रोन सीखने के लिए, एज लॉन्ग एज वो यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल राहत, और ये सब इस पर भी डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जो एक सेक्टर है या एक टेक्नोलॉजी है वो कितने नौकरियां पैदा कर रही है। क्योंकि स्किल बेस्ड अभी हमने चर्चा की, तो जब हम 2030 तक एक ड्रोन हब बनने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में या पूरे इस स्पेस में भी नौकरियों की बहार आ सकती है आने वाले समय में? मैं तो 8 साल के लिए भी नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा अगले 3 साल में जितने जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, अक्रॉस सर्विसेज जहां ऑपरेटर्स की जरूरत होगी, अक्रॉस टेक्नोलॉजी जहां पर कोडिंग और सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा ड्रोन्स पे फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस, ये अगले 3 साल में ही हम देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आने वाला है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। तो कैपिटल भी जो आएगा वो सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री से नहीं आएगा, वो कैपिटल अलग अलग इंडस्ट्रीज से इस इंडस्ट्री की तरफ देखा जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जॉब क्रिएशन की है ये अगले 3 साल में ही काफी उभर के आने वाली है। बिल्कुल, और इस पूरे महोत्सव का जो की फीचर रहा, जो अभी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं टेलीविजन सेट्स पर, वो रहा ड्रोन टैक्सी, जिसको लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ रही है। एक समय रात जब खबर आई थी कि आपको घर पर आसानी से ड्रोन से पिज्जा मिल सकता है, हालांकि उसमें फिर कुछ मैल फंक्शनिंग भी हुई थी, लेकिन इसको बहुत ही तरीके से डिजाइन किया जा रहा है प्रॉपरली कि हाँ अब लोग हवाई सफर कर पाएंगे, वो भी ड्रोन टैक्सी के जरिए। ये अपने आप में सुनने में बहुत ही फैसिनेटिंग साउंड कर रहा है। इस पूरे ये जो पूरा एक नया एक एवेन्यू खुल रहा है कि किस तरीके से ड्रोन अब ट्रांसपोर्टेशन में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, कितना आसान ये होने वाला है। एज फार एज सिक्योरिटी इज ऑल्सो कंसर्न, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करें वहां पर भी एक पॉइंट रहता है ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ड्रोन टैक्सी के लिहाज से आपको क्या प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल नजर आ रहा है? तो ड्रोन टैक्सी का क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉन्ग ड्रॉन टाइमलाइन है इसका, ये इतना इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि आपकी बिल्कुल बात सही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये बिल्कुल भी एक सिचुएशन नहीं हो सकता कि एक एयर टैक्सी एक आदमी को लेके जा रहा है और वो फॉर एनी रीजन नीचे आ जाता है। सो द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड द protocols required,
the testing required to be able to have air taxis as a real thing is going to take time. लेकिन ये बोलना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये नामुमकिन है. ये बिल्कुल पॉसिबल है. कितना टाइम लगेगा ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा और ये हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अग्रेसिवली हम इस पे R&D कर पाए. रियलिटी ये है कि अक्रॉस द ग्लोब ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट हो रही है. कुछ जगह में और काफी लाइव टेस्टिंग भी हो चुकी है. उबर जैसे कंपनियां ऑलरेडी इसका टेस्टिंग कर चुके हैं और काफी डिटेल्ड प्लान्स बना चुके हैं कि कहाँ कौन कौन से कंट्री में वो लोग पहले लॉन्च करेंगे. तो रियलिटी ये है कि ये होने वाला है फॉर श्योर. अब वो 3 साल में होगा, 5 साल में होगा या 8 साल में होगा, ये तो हमें टाइम ही बताएगा. लेकिन ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि हम अपने टेरेस से डेफिनेटली एयर टैक्सी में ट्रैवल कर पाएंगे. बिल्कुल यही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहता है, अगर ड्रोन टैक्सी से सफर करना आसान हो सकता है तो हम सबके लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है. बहुत धन्यवाद करेंगे राहत कुलश्रेष्ठ आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. तो अगले 8 साल में भारत के ड्रोनाचार्य बनने का सफर काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट ने भी हमसे चर्चा में कहा. अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यह है कि अगर आप सोचते हैं कि सबसे ज्यादा हादसे सड़कों पर गड्ढे या घुमावदार मोड़ की वजह से होते हैं, तो ऐसा नहीं है. दरअसल परिवहन मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी कर दी है. इसके मुताबिक 2020 में सीधी सड़कों पर 2,37,000 एक्सीडेंट हुए, वहीं गड्ढों वाली सड़कों पर हुए सिर्फ 3,564 एक्सीडेंट. और इन एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह बनती है नियमों की अनदेखी करना, यानी बाइक से सफर करने पर हेलमेट ना पहनना, कार से सफर के वक्त सीट बेल्ट न लगाना. सड़क हादसों को लेकर परिवहन मंत्रालय के आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए रिपोर्ट. क्या आपको पता है कि साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में जितनी मौतें हुई हैं, उसमें 30% वो लोग शामिल थे, बल्कि ट्रैफिक के दूसरे नियमों का उल्लंघन करने से भी सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कुल 3,66,000 सड़क हादसे हुए. इन हादसों में 1,31,000 लोगों की जान गई और 3,48,000 से ज्यादा लोग घायल हुए. रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा युवा सड़क हादसों की चपेट में आए हैं. सड़क हादसे होने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से भी हादसे होते हैं और कई लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं. परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले कुल बाइकर्स में से 83% ने हेलमेट नहीं पहना था. इसके अलावा ओवर स्पीडिंग की वजह से 69.3% हादसे हुए. गलत दिशा में ड्राइविंग से 5.6% लोग हादसे का शिकार हुए. तो वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने से 11% लोगों के मुताबिक हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई बार लोग इन नियमों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपनाया जाना चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दे. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पीके सरकार हमारे साथ है. डॉक्टर सरकार, आपका बहुत स्वागत करते हैं. और आंकड़े तो गवाह है कि नियमों की अनदेखी सबसे बड़ी वजह है इस तरीके की दुर्घटनाएं होने का. सर, क्या वजह है कि इतने सारे नियम बनाने के बावजूद, लोगों को बार बार बताने के बावजूद, लोगों का जो रवैया है नियमों के प्रति बहुत लचर है? जैसे कि हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, और उसके बाद क्या होता है ये हम तस्वीरों में देख चुके हैं. मैं इतना सेक्टर में बहुत दिन काम किया. मेरा जो लगता है, हमारा जो ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम, पहले मैं इसके ऊपर जोर देंगे, उसका इतना सख्त नहीं है. इसलिए हम लोग ड्राइविंग लाइसेंसिंग जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाना चाहता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ टॉम डिक हैरी किसी जगह से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाते हैं विदाउट नोइंग द इसका डिटेल्स, व्हाट आर द ड्राइविंग रूल्स रेगुलेशंस. सो ये एक सबसे बड़ा वजह है. और एक है लैक ऑफ एडुकेशंस. एंड इसका साथ साथ तो सबसे बड़ा चीज़ होता है एटीट्यूड. हम लोग को मैं देखा, पर्टिकुलरली द यूथ ग्रुप,
दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। कोई ओवर स्पीडिंग की वजह पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होता है। कभी मैं देखा, मेरा एज एन एक्सपर्ट आई बिलीव, जब 1 किलोमीटर आप स्पीड जब ज़्यादा कर देते हो, उसके लिए 3% फैटल एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखा है प्रैक्टिकली ये एक्सीडेंट होता है, पर्टिकुलरली दोज आर नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। यूएन का स्टडी है, जब आप हेलमेट पहनोगे तो आपका 42% आशा है जब आपका लाइफ सेव हो जाएगा, आप बच जाओगे। बट बट और एक है, जब हेलमेट पहनते हैं उसको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड हेलमेट है कि नहीं। मैं देखा बहुत रोड यूज़र्स ऐसे हेलमेट पहन के आ जाता है, जो ज़रूरत है पहनने से ऐसे पहन लेता है, हाफ ऑफ द पूरा कवर नहीं होता है, कुशन नहीं होता है। सो देयर आपको पहले तो मैं बताऊंगा, और एक बात है, हमारा जो एनफोर्समेंट सिस्टम है वो बहुत वीक है। एनफोर्समेंट सिस्टम वीक है, इसलिए हमारा जो रोड यूज़र्स है, पर्टिकुलरली यंग द यूथ ग्रुप, वो परवाह नहीं करते हैं। और अभी जो रिसेंटली मोटर व्हीकल है जुर्माना इंक्रीज़ किया, मेरा लगता है वो जो फाइन इतना तक इम्पोजिशन सब स्टेट में नहीं हो रहा है। तो इसी रिलैक्सेशन में हम लोग एडवांटेज, ये ग्रुप एडवांटेज ले लेते हैं, जो मर्जी करे, क्या करेंगे, और पुलिस पकड़ेंगे तो कुछ पैसा देंगे। डॉक्टर सरकार, आपने जब तक इन्फोर्समेंट की बात की, आपने कहा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में सख्त से सख्त प्रावधान है, ओवर स्पीडिंग के भी प्रावधान है, हम देखते हैं लाइट जंप करने के भी प्रावधान होते हैं, हेलमेट नहीं पहना है उसके भी प्रावधान है तो हर जगह के रूल्स। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत या तो ले देकर काम निपट जाता है, क्योंकि आपके पास सर बहुत एक्सपीरियंस है, आप इसको अच्छे से समझते होंगे, या तो फिर लोगों को कोई परवाह नहीं रहती, या फिर एनफोर्समेंट प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो सरकार है या प्रशासन है, उनको अब इसके बियॉन्ड करना क्या चाहिए? मतलब अगर इसी तरीके के आंकड़े सामने आते रहे, लोग बिल्कुल ऐसे ही लापरवाह रहे, तो शायद आने वाले समय में आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या करे सरकार? देखिए, एक सबसे बड़ा बात है, मैं पहले ही बताया था, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम्स, जो अभी ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम्स हुआ है, बट इसके लिए मैं ये सफिशिएंट नहीं है। मैं देखा बहुत ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मेनी यूरोपियन डेवलप कंट्रीज में, आप पहले ड्राइविंग के लिए अप्लाई करो, लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आपका 1 महीना के बाद मिल जाता है। बट ये लेकर देर वेरी सिस्टमेटिक वे है। पहले तो लर्निंग लाइसेंस ले लो, उसके लिए आप चलाओ, उसके बाद आप जब क्वालिफाई करोगे लर्निंग लाइसेंस के लिए, उसके बाद आप प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाता है, वो ज़रा 2 साल चलाओ, उसका बाद आप प्रॉपर लाइसेंस लिए अप्लाई करो, ट्रेनिंग होता है। वो सिस्टम हमारा इसी में नहीं। जो लाइसेंसिंग सिस्टम जब आपको मालूम होगा, मैं देखा कनाडा में, आपको जब ड्राइविंग रूल्स वायोलेट करते हो, जब 3 आपका वायोलेशन करते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग ले लेते हैं। उसका मतलब है आपका ब्रेड एंड बटर पूरा खत्म हो गया। सो ये जब तक इतना वो जो परिस्थिति नहीं होगा, मैं ट्रैफिक एक्सपर्ट हूँ, मेरा जो विचार ये है, जब तक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट सिस्टम नहीं होगा, जब तक ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम जब तक मौजूद ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, एंड सबसे बड़ा चीज़ है, ये नॉट ओनली एक शहर में नहीं, नॉट ओनली दिल्ली में तो मैं देखा कुछ अच्छा प्रयास लिया है आपका स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम, देन रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम, ये ठीक है, प्रयास तो ठीक है। सो इसी में ये जो इसका बावजूद तो मैं देख रहा हूँ, मैं जब आ रहे थे मैं देखा आउट ऑफ 100 स्कूटरिस्ट आपका 30-40 स्कूटरिस्ट हेलमेट ही नहीं पहना। सो दैट मीन्स इसका मतलब है, बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर सरकार पुलिस यही आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने बोला एनफोर्समेंट इज द प्रॉब्लम, तो सरकार को एनफोर्समेंट और सख्त करनी चाहिए। नियम भी बने हुए हैं, लेकिन नियमों का पालन किन्हें करना है? जो सड़कों पर चलते हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का व्हीकल चलाते हैं। आपकी नजर में एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, जो अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं बिना सीट बेल्ट के या फिर बिना हेलमेट के, उनके लिए उनकी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है?
देखिए, मैं तो बोलेंगे जस्ट ड्राइवर जो ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए उनको 100% जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो भी नहीं होता, अभी तो मैं देखा हूँ बहुत जगह में ड्राइविंग सिमुलेटर है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ड्राइविंग सिमुलेटर में आप ट्रेनिंग ले लीजिए, वो आपको रिपोर्ट दे देंगे आपको परसेंटेज परफॉर्मेंस क्या है। ड्राइविंग सिमुलेशन का बहुत ज़रूरत है, ये ज़रा ट्रेनिंग का ज़रूरत है, आपको एटीट्यूड का ज़रूरत है। आज के साथ साथ आपका जो आप तो टू व्हीलर चला रहे हो, बट प्रॉब्लम इज़ द अदर व्हीकल्स। आप तो डिसिप्लिन वे में चला रहे हो, बट प्रॉब्लम आप आउट जो आपका साथी है जो स्कूटर चला रहा है वो तो नियम नहीं मानता है। सो आपको सबका एक प्रयास चाहिए, द डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रैफिक रूल जानना चाहिए, देन अब समझदारी से गाड़ी चलाना चाहिए, एंड जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है उसको वायोलेट नहीं करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, मलेशिया चाइना में गया था, मैं देखो। हाँ बोलिए। बिल्कुल डॉक्टर सर का मैं इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल आपसे यही कर रही हूँ। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे आखिरी सवाल यही जानना चाहती हूँ कि क्योंकि जो रिपोर्ट ये कह रही है कि बिना हेलमेट पहनने वालों के साथ ये ज्यादा दुर्घटना हुई है, मैं लोगों की जानकारी के लिए और उन्हें अवेयर करने के लिए आपसे ये छोटा सा सवाल जानना चाहती हूँ कि हेलमेट भी आजकल रेडी पटरी पर भी मिल जाते हैं और सस्ते के चक्कर में कोई कैसा भी हेलमेट उठाकर खरीद लेता है। एक अच्छा हेलमेट जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करे और हमारे किसी भी दुर्घटना में सुरक्षा करे, वो कैसा हो? देखिए, एक तो मैं पहले ये बात बोला था, ये जब हेलमेट मिलता है बाजार में रास्ता के ऊपर, वो काफ़ी चीप हेलमेट है। वो जो ISI जो स्टैंडर्ड्स होता है हमारा BISA का स्टैंडर्ड हो, वो जनरली मोस्ट ऑफ द हेलमेट्स मैं देखा वो ठीक तरह से नहीं बनता है, वो ऐसे ही करके बेच देते हैं। बट मेरा एक निवेदन है गवर्नमेंट से, जब रैंडम चेकिंग होगा ना पुलिस, ये तो हेलमेट तो आपको वीडियो कैमरा में पता नहीं चलेगा कौन सा टाइप हेलमेट पहन रहे हैं आप, बट कभी कभी आपको पुलिस को तो रैंडम चेकिंग में पता चलेगा कि हेलमेट ठीक पड़ रहा है कि नहीं। उसी में थोड़ा आपको थोड़ा अवेयरनेस आ जाएगा, एंड उधर भी थोड़ा कैंपेनिंग होना चाहिए। जब तक आप गलत हेलमेट पहनोगे तो आपके लिए सजा काफ़ी कठिन हो सकता है, जो जुर्माना है 2000-5000 हो सकता है। ऐसा जब कुछ आपको ये जो फियर जब पैदा नहीं होगा मन में, आप ये बहुत डिफिकल्ट है इस लोग को कंट्रोल करना। जी बहुत धन्यवाद ये तो एक बात है, बट सरकार आप हमारे साथ बिल्कुल। जी बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए अपनी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मलेशिया देन चाइना में देखा, इसको सेफ्टी के लिए मैं टू व्हीलर सेफ्टी के लिए अलग लाइन बना है। और एक सबसे बड़ा चीज़ अभी यूरोप में चल रहा है, वो बोलता है कोऑपरेटिव व्हीकल सिस्टम्स, व्हीकल टू व्हीकल इंटरेक्शन। सपोज आप टू व्हीलर चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई कॉलिशन जब आने के लिए जब ऐसे सिचुएशन पैदा होता है, वो दोनों में ही मैसेज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और ये एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी है, उसी के आपको अलर्ट का संदेश दे देता है। उसके लिए हमारा कीमती लाइफ सेव हो सकता है। ये अभी रिसेंट कहीं हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। ये बहुत ही बेसिक नियम है सड़क पर चलने का। बाइक पर बैठे तो हेलमेट पहने, गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट पहने, और ध्यान से अपनी नजरें सीधा लेफ्ट राइट करके आपको गाड़ी आगे चलानी है। और नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, जैसा डॉक्टर PK सरकार हमारे साथ चर्चा में कह रहे थे। बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका। वहीं मुंबई पुलिस ने 9 जून से 2 पहिया वाहन में पीछे बैठने वाले सहयात्री को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इसे लेकर 25 मई को ही मुंबई पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मुंबई पुलिस का कहना था कि वो मुंबईकरों को 15 दिन का समय दे रहे हैं, ताकि समय रहते वो लोग हेलमेट खरीद लें। अब इस आदेश के आने के बाद हेलमेट की दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, और इसी तरह एक हेलमेट की दुकान का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा ने। अब 9 जून से मुंबई में 2 पहिया वाहनों में चलने वाली सवारियों को हेलमेट जरूरी होगा। 2 जो उसमें सवारियां चलेंगी उन दोनों को ही हेलमेट पहनना पड़ेगा। इसको लेकर के अब हेलमेट की दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ी है और लोग यहां पर आ रहे हैं। इस समय मैं भी मुंबई की एक हेलमेट की दुकान पे हूं। आप देख सकते हैं यहां पर भी
कई लोग आए हैं हेलमेट देखने के लिए और यहाँ पर हेलमेट की जानकारी ले रहे हैं और हेलमेट के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सिर्फ जो दोपहिया वाहन चलाने वाला होता था वही हेलमेट लगाता था, लेकिन अब उसके पीछे बैठने वाले भी लोग हेलमेट लगाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से बात करते और पूछते हैं। सर, अब मुंबई पुलिस ने ये आदेश निकाला है कि पीछे बैठने वाला जो है बाइकर्स में वो भी हेलमेट लगाएगा, तो क्या कहना है आपका? और आप भी शायद खरीदने हेलमेट इसीलिए आए? देखो, मैं खरीदने तो आया हूँ। जो फैसला लिया गया है ये काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो एक्सीडेंट में मेजर जो आप देख रहे हैं कैजुअलिटी होती है वो पीछे वाले की ज़्यादा होती है। तो जो पुलिस ने फैसला लिया है काफ़ी अच्छा लिया है सेफ्टी के लिए। अभी देखो, ये हेलमेट आपको मिलता है 2000-3000 में, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का जो रहता है उसकी हिफाजत करता है। हेलमेट कंपलसरी है, वो तो बराबर ही है, तो चाहिए, क्योंकि मोस्टली चलाने वाला इतना नहीं, इतना पीछे वाला ये होता है, पीछे वाला कंपलसरी जरूरी है। तो आप सिर्फ ये हेलमेट ले रहे हैं कि और एक्स्ट्रा हेलमेट ले रहा हूँ। यहाँ पर इनका कहना है कि अभी जो हेलमेट है कि पीछे वालों के लिए भी लिया जा रहा है। और बात करते हैं उन दुकानदार से जो हेलमेट दे रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है। ये बताइए कि अभी हेलमेट जो है लेने के लिए थोड़ा बढ़ गया है या फिर क्या स्थिति है बाद में उसके, जब से मुंबई पुलिस ने ये आदेश निकाला? जी अभी सर, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है 9 जून तक। वैसे पब्लिक तो बढ़ गई है, कल रात से पब्लिक बढ़ गई है। अभी क्या भाव भी बढ़ेंगे सामने भी, ऐसा नहीं कि हम खुद भाव बढ़ा रहे, सामने से भाव बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर कंपनीज भाव बढ़ाएंगी, तो उससे कस्टमर को भी ऐसा है कि जल्दी ले ले तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो भीड़ तो भी बढ़ रही है। आज अभी खुद दुकान में देख सकते हो अच्छे खासे लोग हैं, कल रात से भीड़ बढ़ना चालू हो गई है। ये ज़रूरी बात है जो ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है लोगों की जो जान की सुरक्षा। हेलमेट अगर दोनों लोग पहनते हैं तो निश्चित तौर पुलिस के इस कदम को लोग काफी सराह रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। खाने के तेल की महंगाई को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहती जिससे जमाखोर मौके का फायदा उठाकर बेजा मुनाफाखोरी करे। और इसी मद्देनजर कई राज्यों में केंद्रीय टीमें छापेमारी भी कर रही हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे हैं। अम्बरीश, खाने के तेल पर केंद्रीय टीमें कई राज्यों में छापामारी कर रही है, फिलहाल अपडेट क्या है? सरकार महंगाई को लेकर एक्शन में है और ये एक्शन सरकार का उसी महंगाई पर आम आदमी को राहत देने का एक कदम और है। सरकार ने पिछले दिनों जो एडिबल ऑयल को लेकर कदम उठाए थे, उससे सरकार को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में तेलों के दाम कम होंगे, लेकिन वो कम होते नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही सरकार का जो पोर्टल है उस पर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि सरकार के पिछले सारे कदमों का कोई लाभ आम आदमी को नहीं मिला है। यानी कि तेलों के दाम, जो रियल मार्केट है, जो रिटेल मार्केट है, जो आम आदमी जिस पे खरीदता है, उसको कहीं भी तेल के दाम कम होते नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे दोनों ही वजह हैं। पहला तो ये कि एमआरपी जो पैकेट्स पर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा ये कि जो होर्डिंग है, संभावित होर्डिंग है, उसकी वजह से दाम कम नहीं हुए हैं। यानी कि कहीं भी रिटेलर्स ने या फिर प्रोड्यूसर्स ने, मिलर्स ने, स्टॉकिस्ट ने वो कीमत पास ऑन नहीं की है आम आदमी को। सरकार इसी पर एक्शन ले रही है। सरकार ने पिछले महीने अप्रैल में भी लगातार 1 महीने की इस तरह की छापेमारी की थी और अब ये छापेमारी उसी छापेमारी के क्रम का फेज 2 है। सरकार का यह पूरा एक्शन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमने जो भी कीमतें कम करने की कोशिश की है वो सारी का सारा राहत जो है आम आदमी तक पहुंचे। अगर सरकार की बात करें तो सरकार का कहना यह है कि इसमें केंद्र सरकार की जो टीमें हैं वो इन 8 राज्यों में जिनमें कि पहले छापेमारी की गई थी उनमें लगातार छापेमारी करती रहेंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार से भी ये आग्रह किया गया है कि वो भी अपने जो कानून संबद्ध कार्य हैं वो लगातार जारी रखें, ताकि किसी भी तरीके के होर्डिंग पर, किसी भी तरीके के जो अनैतिक माल प्रैक्टिसेस हैं उन पर जो है लागू जो है नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही साथ तेल कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जा सके। सरकार की ये पूरी कोशिश, इन राज्य और केंद्र सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जो ट्यूनिंग है आपस की वो अच्छी हो। साथ ही साथ जो पोर्टल है, सरकार की अपील यह भी है कि आपके पास अगर कोई शिकायत है तो आप उस पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि जल्द से जल्द टारगेटेड एक्शन हो सके। इन 8 राज्यों के अलावा केंद्र सरकार का यह कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इनपुट्स ऐसे ही मिलते रहे तो बाकी देश के जो राज्य हैं वहां भी एक्शन देखने को मिलेगा इस तरह का। यानी कि कुल मिलाकर सरकार कमर कस चुकी है कि आपको खाने के तेल के लिए ज्यादा जो पैसे चुकाने पड़ रहे हैं वो अब कम चुकाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो सरकार कर रही है महंगाई पर चौतरफा अटैक। जानकारी देने के लिए अम्बरीश आपका धन्यवाद।
इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू हो जाएगा। वहां के ट्रेड मंत्री ने क्रूड पाम ऑयल आरबीडी पाम ऑयल के उत्पादकों को कहा है कि वो अगले हफ्ते से एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं। 23 मई को इंडोनेशिया की सरकार ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन हटा लिया था। दरअसल ग्लोबल मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में आए उछाल का खामियाजा इंडोनेशिया को भी उठाना पड़ रहा था। वहां सरप्लस तेल होने के बावजूद कीमतें तेजी से बढ़ी थीं। घरेलू खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए वहां की सरकार ने 28 अप्रैल को पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। एक्सिस म्यूचुअल फंड के फ्रंट रनिंग मामले में सेबी आज एक्शन में दिखा। आज उसने देश भर में संदेह वाली 16 संस्थाओं पर कुल 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। जिन पर छापा पड़ा है उनमें कई शेयर ब्रोकर और एक्सिस म्यूचुअल फंड के अधिकारी भी शामिल हैं। इस छापे में मार्केट रेगुलेटर ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और कई तरह के दस्तावेज जब्त किए हैं। सेबी ने इन 30 ठिकानों से मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सेबी एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग मामले की जांच कर रहा है। उसे अपने सर्विलांस सिस्टम पर अलर्ट मिला था, जिसके बाद यह छापेमारी हुई है। स्टार्टअप की दुनिया से जिन कर्मचारियों की छटनी हो रही है वो अब आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास नौकरी के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। स्टार्टअप्स ने कम तजुर्बे पर मोटी सैलरी और ढेरों सुविधाएं देकर यंगर जनरेशन को अपनी ओर बड़े पैमाने पर खींचा था, पर अब बढ़ती छंटनियों के बाद स्टार्टअप से मोह भंग हो रहा है। टैलेंट रिवर्सल के इस ट्रेंड से उन कंपनियों ने राहत की सांस ली है जिनके यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग अच्छी सैलरी के नाम पर स्टार्टअप्स में जा रहे थे। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी फर्म्स की माने तो स्टार्टअप में गए टैलेंट की अब घर वापसी हो रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनियों से गया हुआ टैलेंट वापस लौट रहा है। जानकारों की माने तो 40 से 50% लोग जो स्टार्टअप छोड़ रहे हैं उन्हें आईटी कंपनियां, इनोवेशन सेंटर्स और दूसरी कंसल्टेंसी फर्म्स नौकरियों पर रख रही है। स्टार्टअप्स में छंटनी के इस माहौल से फिर से टिकाऊ नौकरी और बड़े ब्रांड याद आ रहे हैं। In the last 3 weeks, we have seen a trend of job seekers who are holding several startup offers, considering to look out for other types of companies like services companies, product companies, and GCC companies as a short-term measure. दरअसल बीते 4-5 साल में आए स्टार्टअप बूम में मोटी सैलरी वाली खूब नौकरियां आई, जिससे कम तजुर्बे पर भी अच्छी सैलरी मिलने का ट्रेंड सा बन गया। इसका असर बड़ी आईटी कंपनियों पर दिखा। मार्च तिमाही के आईटी कंपनियों के एट्रिशन के आंकड़ों को देखें तो लंबे समय बाद इंडस्ट्री में एट्रिशन यानी नौकरी छोड़ने का इतना बड़ा ट्रेंड दिखा। जैसे कि इन्फोसिस में करीबन 28%, टेक महिंद्रा में 24%, विप्रो में भी करीब 24% और एचसीएल में करीब 22%, जबकि टीसीएस में 17% से ज्यादा एट्रिशन रहा। इसका प्रभाव लगभग 4 से 6 महीने तक मार्केट में रहेगा और बड़ी आईटी कंपनीज के एट्रिशन में 5% तक एट्रिशन में कमी आने की पूरी संभावना है। देश में आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में करीब 51 लाख नौकरियां हैं, जिसमें से करीब 4.5 लाख नौकरियां स्टार्टअप्स में हैं। इस साल जनवरी से अब तक स्टार्टअप्स में करीब 6000 नौकरियां गई हैं, जबकि दुनिया भर में ब्याज दरों के महंगे होने के संकेतों के साथ फंडिंग की किल्लत आगे और बढ़ सकती है। ऐसे में कंपनियों पर लागत घटाने का दबाव बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट की तरह जानकार बताते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी करेक्शन की जरूरत थी। कोविड के दौरान फंडिंग बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिनकी वजह से बहुत से लोग हायर हुए थे, लेकिन अब सब ना ही वैल्यूएशन को मीट कर पाए और ना ही मार्केट में उतनी फंडिंग अवेलेबल है। इस वजह से बहुत से लोगों ने नौकरियां खोई हैं, जिसका फायदा बड़ी आईटी कंपनीज को मिला है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। रतलाम में एक ट्रेन जब समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंची तो बोर हो रहे यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर ही गरबा करना शुरू कर दिया। दरअसल ट्रेन 20 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंची और उसे 10 मिनट वहीं पर रुकना था, यानी कुल आधे घंटे तक यात्रियों ने गरबा करके लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
रेलवे स्टेशन पर डांस करते हुए लोगों को आपने कभी देखा है? स्टेशन पर गरबा करते हुए लोगों को आपने कभी देखा है? ये तस्वीरें रतलाम स्टेशन की है, जहां एक ट्रेन निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। अब जब ट्रेन पहले ही पहुंच गई तो ट्रेन में सवार यात्री बैठे बैठे बोर होने लगे। ये सभी लोग गुजरात से केदारनाथ की धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने प्लेटफॉर्म पर गरबा करना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पर गरबा करते देख वहां मौजूद दूसरे लोग भी इस जश्न में शामिल हो गए और वो भी गरबा करने लगे। आप देख सकते हैं कि ट्रेन के मुसाफिरों में कितना जोश है। युवा और बुजुर्ग दोनों ही पूरे जोश के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं। रतलाम स्टेशन पर यात्रियों के इस मस्ती का वीडियो खूब वायरल हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वायरल हो रहे वीडियो के साथ ट्विटर पर मजामा हैप्पी जर्नी लिखकर लोगों को शुभकामनाएं दी। वैसे तो ट्रेनों का देर से आना कोई नई बात नहीं, लेकिन समय से पहले पहुंच जाने पर जिस तरह से यात्रियों ने अपनी बोरियत दूर की, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय जरूर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। नक्सल प्रभावित सुकमा में एक शादी समारोह में कोबरा बटालियन के जवानों ने खूब डांस किया। जवानों ने आदिवासियों के साथ शादी के रस्म में खूब हाथ बटाया और पारंपरिक अंदाज में नजर आए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा बटालियन नक्सलियों के सफाई को लेकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपको भी रोमांचित कर देगी। दरअसल नक्सल प्रभावित सुकमा में एक शादी समारोह की रस्म अदा की जा रही थी। आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक अंदाज में गाना गाते हुए डांस कर रही थी। तभी कोबरा 206 बटालियन के जवान वहां पहुंच गए और लोगों के साथ डांस करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोबरा बटालियन के जवान पारंपरिक अंदाज में शादी में शामिल लोगों के साथ नाच रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक अनोखा अवसर था। जो जवान हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वो आज उनके साथ शादी की रस्म में साथ देते नजर आ रहे हैं। जाहिर है सुकमा के लोगों के लिए ये शादी एक यादगार पल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको दे अब शेयर बाजार का अपडेट। जून सीरीज की आज हुई दमदार शुरुआत। बाजारों को आज अमेरिका सहित सभी ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिले। कारोबार की शुरुआत ही अच्छी हुई और तेजी धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। निफ्टी 9 मई यानी करीब 2 हफ्ते बाद 16,350 के पार बंद हुआ और आखिर में निफ्टी 180 अंक उछलकर 16,352 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 632 अंकों का उछाल दिखा। अपोलो हॉस्पिटल्स, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे, जबकि ONGC, NTPC, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड कॉर्प, टाटा स्टील में गिरावट रही। लगता है जैसे पाकिस्तान को इमरान खान का श्राप लग गया है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह होने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी है। पाकिस्तान अपने कर्ज का कटोरा लिए दुनिया भर में घूम रहा है, लेकिन उसकी हालत देखते हुए कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में एक साथ 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले हम वोट देते हैं नून लीग को, अब हम PTI को देंगे वोट। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तानी अब समझ ही नहीं पा रहे कि इमरान सरकार फेल थी या शहबाज शरीफ की सरकार सुपर फेल है। ना इमरान के वादे काम आए, ना शहबाज की शराफत,
पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों ने उसे कंगाल कर दिया है। आतंकियों से साठ-गांठ की जो नीति पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज ने बना रखी है, उसका खामियाजा उठा रहे हैं आम पाकिस्तानी। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, मियां नियाजी चले गए और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। पर सरकार बदलने से हालात भी बदल जाते तो बात ही क्या थी। पर इमरान सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो रसातल में पहुंची थी, वो अब भी उभर नहीं पा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने IMF के सामने हाथ फैलाए तो IMF ने भी खरी खोटी सुना दी। सीधे कहा कि पिछली सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और जब तक वादे पूरे नहीं होंगे तब तक एक कौड़ी नहीं मिलेगी। नतीजा ये कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आनन फानन में पेट्रोल डीजल और केरोसिन तेल के दाम 30 रुपए बढ़ा दिए। नई कीमतें लागू होने के बाद इस्लामाबाद में पेट्रोल करीब 180 रुपए लीटर, डीजल करीब 174 रुपए और केरोसिन तेल 156 रुपए लीटर बिक रहा है। और नई कीमतों ने मानो पाकिस्तान के लोगों की कमर ही तोड़ दी है। पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं। इमरान खान प्रधानमंत्री रहते तो देश के हालात ठीक नहीं कर पाए, लेकिन कुर्सी गई तो अब शहबाज शरीफ सरकार को कोसने में पीछे नहीं है। अब इमरान चाहे लाख ढिंढोरा पीट लें, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। अब सच ये है कि पाकिस्तान में बर्बादी दस्तक दे चुकी है, जिससे बचना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही।